गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको समष्टि अर्थशास्त्र में पाठ 4 का आय और रोजगार के निर्धारण का वीडियो 1 बताया था। तो आज हम उसके आगे से आपको बताने जा रहे हैं। आशा है कि कल आपने पहला वीडियो ध्यान से पढ़ा होगा। तो दूसरे वीडियो में हम आते हैं। यहाँ पे अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्याशित निवेश के बारे में। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक जैसे कि मशीन, भवन, सड़क इत्यादि अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ जिनसे भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो, में वृद्धि और उत्पादक की माल सूची तैयार माल का स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान दें कि निवेश वस्तुएं जैसे मशीन भी अंतिम वस्तुओं का भाग है। ये कच्चे माल की तरह मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। किसी दिए हुए वर्ष में मशीनों का जो उत्पादन होता है उनका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता है, बल्कि कई वर्षों तक उनकी सेवाएं ली जाती हैं। उत्पादकों का निवेश संबंधी निर्णय जैसे कि नई मशीनों की खरीद अधिकांशतः ब्याज की दर पर निर्भर करता है, किंतु सरलता की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि फर्म हर वर्ष उसी मात्रा में निवेश करने की योजना बनाती है। प्रत्याशित निवेश मांग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आई बराबर आई बार, जहाँ आई बार धनात्मक स्थिरांक है। आई बार दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त यानी दिया हुआ अथवा बहिर्जात निवेश को प्रदर्शित करता है। 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है? सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है, अर्थात AD = C+I। C और I के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर अंतिम वस्तुओं की समस्त मांग को इस प्रकार लिखा जा सकता है। AD बराबर C बार प्लस I बार प्लस C इंटू वाई। यदि अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में हो तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, y = C बार प्लस I बार प्लस C इंटू वाई, जहाँ y अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित निर्गत है। इस समीकरण को 2 स्वायत्त पदों C बार और I बार को जोड़कर पुनः इस प्रकार सरल किया जा सकता है, y = A बार प्लस C इंटू वाई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4.3 के नाम से लिख रहे हैं क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि समीकरण 4.3 की बाईं ओर y पद अंतिम वस्तु की प्रत्याशित निर्गत अथवा नियोजित पूर्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर दाईं ओर की अभिव्यक्ति से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित समस्त मांग प्रदर्शित होती है। जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है तभी प्रत्याशित पूर्ति प्रत्याशित मांग के बराबर होती है। अतः समीकरण 4.3 को लेसन 2 के तारतम्य का लेखांकन से भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो कि ये बतलाता है कि कुल निर्गत का यथार्थ मूल्य हमेशा अर्थव्यवस्था के यथार्थ उपभोग और यथार्थ निवेश के कुल योग के बराबर होता है। यदि अंतिम वस्तु के निर्गत जो कि उत्पादक किसी नियत वर्ष में उत्पादन करने का नियोजन करता है, अंतिम वस्तु की प्रत्याशित मांग कम हो तो समीकरण 4.3 सही नहीं होगा। गोदाम में स्टॉक का अंबार लगे रहेगा, जिससे माल सूची का अनभिप्रेत संचय कहा जाएगा। यहाँ पे माल सूची या स्टॉक इसलिए है कि फर्म के पास ही रहता है। माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश कहा जाता है। ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। यदि माल सूची में वृद्धि होती है तो ये धनात्मक माल सूची निवेश है, अगर माल सूची में कमी है तो ऋणात्मक माल सूची निवेश है। माल सूची निवेश 2 कारण से होता है। पहला, फर्म विभिन्न कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेती है, इसे नियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। दूसरा, वास्तविक बिक्री नियोजित बिक्री से कम या ज़्यादा हो जाती है। जब फर्मों को माल सूची में वृद्धि या कमी करनी पड़ती है तो इसे अनियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। अतः यद्यपि नियोजित जो कि y है, नियोजित C+y से अधिक है, फिर भी वास्तविक y वास्तविक C+y के बराबर होगी। लेखांकन तादत
तारतम्य की दाईं ओर यथार्थ निवेश में मालों का अनभिप्रेत संचय के रूप में अतिरिक्त निर्गत को दर्शाता है। अब यहाँ हम अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करेंगे। अंतिम वस्तु और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाली सरकार के मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण परिवर्त कर टी और सरकारी व्यय जी, जो दोनों हमारे विश्लेषण में स्वायत्त हैं, के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य फर्मों तथा परिवारों की तरह सरकार अपने व्यय जी के कैपिटल जी के माध्यम से समस्त मांग में वृद्धि करती है। दूसरी ओर सरकार कर लगाकर परिवारों की आय का एक अंश ले लेती है, अतः उसकी प्रयोज्य आय हो गई वाई डी बराबर वाई माइनस टी। परिवार इस प्रयोज्य आय के केवल एक अंश का ही व्यय उपभोग के लिए करते हैं, अतः सरकार को शामिल करने के लिए समीकरण 4.3 में निम्न प्रकार से परिवर्तन करना पड़ेगा। तो y बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस स्मॉल सी ब्रैकेट में y माइनस टी। जैसे पहले समझाया जा चुका है कि उपभोक्ता की मांग को दिए गए समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सी बराबर सी बार प्लस सी वाई, एक स्लाइड में मैंने बताया ये समीकरण, जहाँ सी बार स्वायत्त व्यय है और स्मॉल सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। इस संबंध को आरेख चित्र द्वारा किस प्रकार दिखाया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें रेखीय समीकरण के अंतरोधीय के रूप को स्मरण करना पड़ेगा। y बराबर a प्लस बी एक्स, जो रेखा का समीकरण होता है, जो आपको बगल में ग्राफ बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है आपको कि जो तिरछी रेखा है वो y बराबर a प्लस बी एक्स को निरूपित करती है, जो ढाल है वो थीटा है, और जो रेखा है वो y एक्सिस पे a दूरी से शुरू हुई है। तो इसमें जो है x और y चर हैं और उनके मध्य रेखीय संबंध है। a तथा b स्थिरांक हैं। चित्र 4.1 जो बगल में बना है समीकरण को दर्शाता है। स्थिरांक a को y अक्ष पर अंतरोध दिखाया गया है, अर्थात y का मूल्य जब x शून्य होता है, b स्थिरांक रेखा की ढाल है, थीटा बराबर b, अर्थात स्पर्श रेखा जो है tan थीटा इक्वल टू b। स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन, उपभोग फलन का ग्राफीय चित्रण। उसी तर्क का उपयोग करते हुए उपभोग फलन को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। उपभोग फलन बराबर सी बार प्लस सी वाई। तो बगल में रेखा बिल्कुल वैसे ही है, अंतर रोध के साथ उपभोग फलन। तो रेखा क्या अनुरूपित करती, सी बराबर सी बार प्लस सी वाई। इसका ढाल क्या है, अल्फा, और इसकी दूरी कितनी है, सी बार के बराबर है, जहाँ सी बार बराबर उपभोग फलन का अंतरोध और सी बराबर उपभोग फलन की ढाल यानी tan अल्फा। निवेश फलन का ग्राफीय चित्रण देखिए। एक द्विक्षेत्रीय मॉडल, अंतिम मांग के दो स्रोत होते हैं, पहला उपभोग तथा दूसरा निवेश। निवेश फलन को इस प्रकार दिखाया गया था, आई बराबर आई बार। तो बगल में आपका जो है ग्राफ बना है निवेश फलन के साथ, आई स्वायत्त रूप में एक सीधी रेखा होती है। ग्राफ में से क्षैतिज अक्ष के ऊपर आई बार के बराबर ऊंचाई वाली क्षैतिज रेखा के द्वारा दिखाया गया है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी दूरी पे ये लाइन आपकी बनी है वो आई बार के बराबर है। तो यहाँ पे हम निवेश फलन और उपभोग फलन के साथ सेकंड वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। इसको भी अच्छी तरह से देखिएगा। सारे ग्राफ और जितने भी हमने आपको परिभाषाएं बताई हैं सब आपकी बुक में हैं, तो आप उसको बुक से पढ़िएगा और जितने भी फार्मूले बताए हैं इसको आप याद करिएगा। इसके आगे हम थर्ड वीडियो में इस लेसन का आगे का भाग पढ़